गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टी टू जेड कन्वर्जन। टी पैरामीटर से जेड पैरामीटर में कन्वर्जन करना होगा, तो किस तरीके से हम कन्वर्जन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें टी से कन्वर्जन करना है, जेड में ले जाना है। तो उसके लिए जहाँ से कन्वर्ज़न करना है पहले उसकी इनपुट आउटपुट की इक्वेशन लिखना है। अगर हमें टी से जेड में कन्वर्ज़न करना है तो सबसे पहले हम टी की इक्वेशन लिखेंगे इनपुट आउटपुट की। तो मैंने बताया था इनपुट आउटपुट की इक्वेशन टी की क्या होती है, V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होती है। V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2। ये माइनस कैसे आया था ये भी मैंने बताया था, इसका रीज़न माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट कर देंगे। उसके बाद I1 इक्वल टू लिखेंगे, V1 I1 होता है इसका। I1 इक्वल टू क्या होगा, CV2 माइनस DI2। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमारा ये टी पैरामीटर है, टी से हम जेड में ले जाना है। तो टी से जेड में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी का पैरामीटर लिखेंगे। उसके बाद हमें जेड पैरामीटर की भी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो जेड पैरामीटर की इक्वेशन हम एक साइड में यहाँ पे लिख लेंगे, ताकि हमें ये चीज़ें ध्यान रहें कि हमें जो कन्वर्ज़न करना है वो इक्वेशन क्या आनी चाहिए। तो z के लिए क्या होता है, V1 इक्वल टू Z11I1 प्लस Z12I2। V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2। ये होती है। अब हमें कुछ इन दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि V1I1I2 के टर्म में ये आ जाए और V2I1I2 के टर्म में ये आ जाए। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को उठाएं फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ से हम CV2 है यहाँ पे, ये जो DI2 है माइनस में, DI2 को हम इस तरफ ले जाएं तो I1 प्लस DI2 हो जाएगा, और फिर वहाँ पे C से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास V2 क्या मिलेगा यहाँ से, 1/C I1 प्लस D/C I2, ये हमें मिलेगा। इसको क्या कह देंगे हम, इक्वेशन नंबर 3। देखिए, एक तो देखिए यहाँ से ही हमने इक्वेशन को मॉडिफाई करते ही हमें V2 इक्वल टू I1 I2 के फॉर्म में ये पहली इक्वेशन एक हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले V2 को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर पुट कर दें तो V2 यहाँ से हट जाएगा और I1 I2 के टर्म में आ जाएगा यहाँ पे इक्वेशन, और I2 पहले से है। तो V1 इक्वल टू I1 I2 के टर्म में इस तरीके से इक्वेशन हमें मिल जाएगी। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, पुट इक्वेशन 3 इन फर्स्ट। तो V1 इक्वल टू A, V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/C I1 प्लस D/C I2। ओके, और माइनस में BI2।
अब यहाँ से क्या करेंगे, I1 और I2 को हम सेपरेट कर लेंगे। A/C I1 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, I2, यहाँ पे भी I2 को इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो AD माइनस BC बाई I2, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ओके। हमने यहाँ से I2 को कॉमन कर लिया है और फिर C को एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लिया है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई V1 की। तो अब क्या देख रहे हैं, V2 और V1 की इक्वेशन आ गई और हमें इसी फॉर्म में Z की इक्वेशन पता होती है, V1 इक्वल टू Z11 I1, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। और ये उसी फॉर्मेट में हमारी V1 इक्वल टू I1 I2 के फॉर्म में बनी है और V2 इक्वल टू I1 I2 ये फॉर्म में बन गई। तो अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं I1 का कोफिशिएंट, ठीक है, और I2 का कोफिशिएंट, इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो 1/C है, ये V2 की इक्वेशन है, V2 इक्वेशन 1/C है। 1/C क्या होगा, Z21 होगा, Z21 कितना हो जाएगा हमारा 1/C। और क्या है, ये I2, V2 की इक्वेशन में I2 के साथ क्या है, Z22 है, Z22 हमारा क्या हो जाएगा, Z22 हमारा हो जाएगा D/C, ओके। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इससे कंपेयर करेंगे तो Z11 कितना होगा, Z11 मिलेगा हमें A/C, Z12 कितना मिलेगा, AD माइनस BC बाई C, ओके। ये हमें मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद फिर हम T पैरामीटर्स और Z पैरामीटर में आपस में इंटर कन्वर्जन करना देखेंगे, उसका क्या वैल्यू आती है। तो सिमेट्री के लिए हमने बताया था Z11 इक्वल टू Z22 होता है और रेसिप्रोसिटी के लिए क्या होता है, Z21 इक्वल टू Z12 होता है, ये रेसिप्रोसिटी के लिए। अब क्या करेंगे, हम सिमेट्री के लिए लिखेंगे सिमेट्री के लिए लिखेंगे तो सिमेट्री के लिए Z11 इक्वल टू Z22 होना चाहिए। Z11 हमने कितना निकाला है, A/C, Z22 कितना निकाला है हमने, D/C, C से C कैंसिल, A इक्वल टू T। यह हमारा इंटर कन्वर्जन है। ये T to Z का अगर कन्वर्जन करना है तो A की जगह हम D पुट कर सकते हैं। अगर किसी इक्वेशन में कहीं सर्किट में इस तरीके से सॉल्व करना है तो ये कर सकते हैं हम। इसी तरीके से रेसिप्रोसिटी के लिए देखते हैं। रेसिप्रोसिटी के लिए क्या होता है, Z12 इक्वल टू होता है Z21। Z12 हमारे पास कितना आया था, AD माइनस BC बाई C। Z21 कितना आया था 1/C, C से C कैंसिल, AD माइनस BC इक्वल टू 1। इसी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ T लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो ये रेसिप्रोसिटी की ये कंडीशन भी है T पैरामीटर के लिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, AD माइनस BC इक्वल टू 1 होता है।
ये छोटे छोटे जो कंक्लूज़न आते हैं उसी से क्वेश्चंस बहुत सारे आगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से सॉल्व होते हैं। कि हमें कंक्लूज़न अगर पता है तो हमें ये सब स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उस कंक्लूज़न को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो AD माइनस BC इक्वल टू 1 इसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ T लिखा है। ये किस तरीके से लिखा है, जब हमारा इक्वेशन जो लिखते हैं हम T पैरामीटर की या ABCD पैरामीटर, T पैरामीटर को ही ABCD पैरामीटर भी कहते हैं। तो उसमें T पैरामीटर में इक्वेशन V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2, I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2 होता है। उसमें जब हम ABCD की मैट्रिक्स बनाएंगे तो ABCD होता है ना, तो उसमें अगर जो मैट्रिक्स ABCD की है उसमें अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे, AD क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस BC करेंगे। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ T कह सकते हैं, जो कि हमारा इक्वल 1 है। ये कंडीशंस हमें याद रखनी है। सिमेट्री के लिए A इक्वल टू D, रेसिप्रोसिटी के लिए AD माइनस BC इक्वल टू 1 या डिटर्मिनेंट ऑफ T इक्वल टू 1। क्लियर है? तो अभी हमने T टू Z कन्वर्ज़न देखा। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम H टू Y कन्वर्ज़न। फिर उसके हिसाब से फिर हम सिमेट्री और रेसिप्रोसिटी की जितने कंक्लूज़न हमारे पास हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में हम एक जगह पे लिखेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे, ताकि कभी भी अगर कोई क्वेश्चंस आए आगे तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।